हम्म। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड मॉर्निंग। आज सैटरडे है, वैसे तो आज छुट्टी होती है, पर मैंने आज आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगवा दी जिससे कि हम ये चैप्टर खत्म कर पाए, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना मेरे भाई? आओ शुरू करें क्या? सवाल नंबर 23। ठीक है, 10 सवाल हमें बाकी हैं इस पे जो करने हैं। पहली बता रहे हैं कि बहुत हाई लेवल के सवाल हैं, खोपड़ी में दर्द कर देने वाले। पहली जो शीट थी वो बेसिक थी, रिपीटेड सवालों की, इसमें मिसलेनियस सवाल डाले हमने। तो आज की क्लास का सवाल नंबर 23, इस टाइप का हम 2 सवाल करवाएंगे। एक आदमी ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया 12% के सिंपल इंटरेस्ट से, और अनोदर एट ए रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट, और कुछ दूसरी धनराशि 10% ब्याज की दर से। उसे एक साल में 130 रुपए का ब्याज मिला। इफ ही हैड इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड, अगर वह निवेश की गई धनराशि को आपस में बदल देता तो उसे 4 रुपए ब्याज अधिक मिलता। हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट एट द रेट ऑफ 12% सिंपल इंटरेस्ट ओरिजिनली? 12% साधारण ब्याज की दर पर उसने कितना पैसा निवेश किया था? 12% ब्याज की दर से कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? देखिए, 2 सवाल हैं ऐसे। चल रहा है लाइव है? क्या हुआ? 2 सवाल है, एक मैं करवाऊंगा, एक आप कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक आदमी ने कुछ पैसा ए इन्वेस्ट किया है 12% सिंपल इंटरेस्ट की दर से, और कुछ पैसा बी इन्वेस्ट किया है 10% ब्याज की दर से, और उसको ब्याज कितना मिला? 130 रुपए का ब्याज मिला। 130 रुपीज का ब्याज मिला, 130 रुपए का। सवाल में यह बोला है कि अगर मेरे भाई, सवाल में पूछा क्या, 12% पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया, यानी कि आपसे सवाल में ये ए की वैल्यू पूछी है, ए की वैल्यू की 12% ब्याज की दर पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया था। अगर वो इन्वेस्टेड अमाउंट को आपस में बदल देता, बदल देने का मतलब ये जो ए है ये इन्वेस्ट करता 10% ब्याज की दर पे, और ये जो बी है, बी इन्वेस्ट करता 12% ब्याज की दर से। ठीक है ना, आपस में इंटरचेंज कर दिया कि अब ए 10% ब्याज की दर से इन्वेस्ट कर दिया, बी 12% ब्याज की दर से, तो उसे 4 रुपए ब्याज एक्स्ट्रा मिलता। कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलता मेरे भाई? 4 रुपए ब्याज उसे एक्स्ट्रा मिलता, 4 रुपीज। तो आपसे पूछा है 12% सिंपल इंटरेस्ट पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, ये बताओ मेरे भाई। कौन करेगा जल्दी से? तो मेरे भाई देखो, ध्यान से सुनेगा। आप यहां से ए का मान भी निकाल सकते हैं, आप यहां से बी का मान भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको पहले बी का मान निकाल के दिखाता हूं। जब भी ऐसा सवाल आए आपको हमेशा शिफ्टिंग मेथड लगाना है। जब भी ऐसा सवाल आए आपको हमेशा ही यहां पर शिफ्टिंग मेथड लगाना है। एक तो बहुत आसान मेथड है, मतलब वो लेंदी है, लेकिन कि आप एक बार इन दोनों को जोड़ दो, एक बार घटा दो, ए प्लस बी आ जाएगा, फिर ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा लेंदी है। दूसरा, आप यहां पे देखिए मेरे भाई, यहां इंटरचेंज हो रहा है, देखो ना, 12 10 10 12 इंटरचेंज हो रहा है। अगर आप टोटल देखें तो 12 10 22 10 12 22 टोटल सेम है। 12 10 22 10 12 22, 12 जमा 10 22%, 10 और 12 22%। अब जैसे मुझे बी का मान निकालना होता कि मुझे बताओ 10% ब्याज की दर से कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, तो शिफ्टिंग मेथड हम यहां पे लगाएंगे। शिफ्टिंग मेथड का लॉजिक क्या है? जो भी हमें निकालना है सारा का सारा पैसा उसी में इन्वेस्ट करो, सारा का सारा, यानी कि दूसरे में कोई पैसा इन्वेस्ट ना करो, दूसरे में 0% कर दीजिए। मुझे बी का मान निकाल, अगर मुझे बी का मान निकालना है तो ए में कोई पैसा इन्वेस्ट ना करो, ए में कर दीजिए 0%। टोटल 22 होना चाहिए, 12 10 22 10 12 22, तो यहां बी में इन्वेस्ट कर दीजिए 22%। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। दुनिया का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। टोटल सेम 12 10 22 10 12 22, और ये 0 22 22। बी का मान निकालें तो सारा पैसा बी में इन्वेस्ट करो, ए को 0 कर दीजिए। आप ये देखो मेरे भाई, जब बी में 2%, क्या हुआ यार,
जब बी में 2% पैसा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया जाता है तो 4 रुपए ब्याज अधिक मिलता है। कितना? 4 रुपए ब्याज। जब इन्वेस्टमेंट बी पर ब्याज की दर 2% एक्स्ट्रा है तो 4 रुपए ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर इन्वेस्टमेंट बी में ब्याज की दर कितना, 12 से 22, 10% एक्स्ट्रा है तो कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? अब बताओ, 2% की वैल्यू 4 रुपए है दुगुना, तो 10% की वैल्यू भी दुगुना आ जानी चाहिए ना, 20 रुपए। आप मुझे एक बात बताओ कि भैया मैंने यहां ब्याज की दर 2% एक्स्ट्रा बढ़ा दी, 4 रुपए ब्याज एक्स्ट्रा मिला। यहां ब्याज की दर मैंने 10% बढ़ा दी, 10% बढ़ा दी, तो भैया ब्याज कितना? 20 रुपए एक्स्ट्रा। 2 का डबल 4, 10 का डबल 20, तो ब्याज 20 रुपए एक्स्ट्रा होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? तो 130 में 4 जोड़ेंगे 134, 134 में 20 जोड़ेंगे 154 रुपए, तो 154 आ जाएगा ना, ये 154 रुपए आ जाएगा। 130 प्लस 4, 134 प्लस 20, 154 आ गया। यानी कि बी के इन्वेस्टमेंट का 22% 154 है। आपने बी में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उसके 22% की वैल्यू 154 है। तो बी में जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका 1% कितना है? 7 गुना 22 सत्य 154, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 700। तो बी में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो 700 रुपए है। यह आंसर आ गया। सर सीजीएल में फर्जीवाड़ा हुआ है क्या? ना बेटा, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। मैं आज इस पे एक वीडियो भी बनाऊंगा जो आपके दिमाग में डाउट आ रहे हैं। 700 रुपए इस सवाल का आंसर है। तो ये बेस्ट मेथड है, इसे हम बोलते हैं शिफ्टिंग मेथड। ये तभी लगेगा जब इंटरचेंज हो रहा हो, जब इंटरचेंज हो रहा। अब आप कहोगे सर ये तो सर आपने बी का मान निकालना सिखाया, अगर हमें यहां से ए का मान निकालना है, जो एक्चुअल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हमेशा बढ़ती डायरेक्शन में काम करना है। हमेशा आपको बढ़ती डायरेक्शन में काम करना है। जैसे आपको ए की वैल्यू निकालनी है मेरे भाई, ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना? यानी कि बी में कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, सारा का सारा पैसा ए में इन्वेस्ट करना है। देखो बढ़नी चाहिए वैल्यू, यहां वैल्यू बढ़ रही है 10 से 12, 2%। मुझे ए को बढ़ाना है ना, मुझे ए को बढ़ाना है, बी को कम करना है। 10 12 22 हो रहा है, 12 10 22, मुझे सारा का सारा 22% पैसा ए में इन्वेस्ट करना है, बी में कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। यहां बढ़ती डायरेक्शन में देखना है। देखो जब आप नीचे की तरफ तीर चला रहे हो तो 4 रुपए ब्याज अधिक है। अगर यही तीर ऊपर की तरफ चलाओगे, यही तीर ऊपर की तरफ चलाओगे मेरे दोस्तों, तो 4 रुपए कम हो जाएगा, 4 रुपए कम। मैं ये कह सकता हूं कि भाई जब स्कीम ए में 2% ब्याज एक्स्ट्रा है, जब स्कीम ए में ब्याज की दर 2% एक्स्ट्रा होती है तो 4 रुपए ब्याज कम मिलता है। ठीक है, जब स्कीम ए में 2% ब्याज की दर एक्स्ट्रा होते है तो 4 रुपए ब्याज कम मिलता है। अगर यहां स्कीम ए में ब्याज की दर 10% एक्स्ट्रा है, 10%, तो कितना ब्याज कम मिलेगा? बताइए कितना ब्याज कम मिलेगा, जवाब दीजिए। 2 का डबल 4 है तो 10 का डबल 20 से 20 हो जाएगा कि नहीं? 20 रुपीज हो जाएगा कि नहीं? आप बोलो हाँ सर 20 रुपीज हो जाएगा। 130 में से 20 घटाएंगे 110 रुपए आ जाएगा, 110 रुपए। आप बोलोगे हाँ सर 110 रुपए आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि ए में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया गया है, बी में तो कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने बी को 0 कर दिया। ए में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया गया उसका 22% 110 के बराबर है। ए में जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया उसका 22% 110 है, तो 1% की वैल्यू कितनी है? 5 रुपए, 22 पंज 110, 100% की वैल्यू 500 रुपए, 100% की वैल्यू 500, तो ए में 500 रुपए इन्वेस्ट किया गया, यह आंसर है। ठीक है बच्चों, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई है। ये सवाल है, मैंने आपको दोनों चीजें निकाल के बता दी। 23वां है, बिल्कुल 24वां ऐसा ही सवाल है, खुद से ट्राई करना। 24वां ऐसा ही सवाल है, खुद से ट्राई करना। आगे सवाल नंबर 25, ये बताइए। 25वां, देखिए भाई ये सवाल बहुत बढ़िया है एसएससी जीडी के पेपर का। ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। ए मनी लेंडर क्लेम्स टू लेंड मनी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। However, he takes the interest in advance when he lends a sum for 1 year. At what interest rate does he lend the money actually?
समझ पाए? देखिए, बहुत तगड़ा लैंग्वेज वाला सवाल है। लैंग्वेज अगर आप समझ गए तो ही सवाल होगा। ए मनी लेंडर क्लेम्स टू लेंड मनी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। थोड़ा सा सोनी मोरिया, थोड़ा सा शांति से तसल्ली से पढ़ लो, मन को शांत करके प्लीज, शांति से तसल्ली से पढ़ लो। सर एमटीएस का बिहार में जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, एमटीएस में बिहार में बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है, वाकई में सेंटर्स बुक किए गए हैं, पुलिस ने बहुत सारे लोगों को पकड़ा। और बिहार में ऐसा कौन सा पेपर है जो बिना फर्जीवाड़े के होता है? बिहार और झारखंड ये दो ऐसे राज्य हैं जिनमें बिना नकल के कोई पेपर करवा पाना लगभग असंभव है, खासकर जो जिनमें बहुत सारे बच्चे पेपर देते हैं। सोनी मोरे, तो अच्छी बात है ना। अब इसको सुधारने का तो एक ही तरीका कि बिहार में कोई पेपर लिया ही ना जाए, बिहार के बच्चों को पेपर करवाने दो राज्य छोड़कर भेजा जाए, क्योंकि बिहार में चीटिंग करने वाले, चीटिंग करवाने वाले दोनों बहुत ज्यादा हैं। बिहार में ही सबसे ज्यादा बच्चे हैं जो गलत तरीके से नौकरी लेना चाहते हैं, चीटिंग से पैसा घूस देके 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए देके जो है नौकरी लेना चाहते हैं, वो बिहार में सबसे ज्यादा बच्चों हैं ऐसे। इसलिए जो, हालांकि राज्य ऐसे बच्चे तो हर राज्य में, लेकिन बिहार टॉप पे है। तो वहां चीटिंग करने वाले, चीटिंग करवाने वाले दोनों बहुत ज्यादा हैं। सुधारने का एक ही रास्ता है कि बिहार में कोई पेपर ना लेकर दो राज्य दूर उनका पेपर करवाया जाए। लेकिन उसमें बिहार वाले बच्चे फिर लड़ाई करेंगे, हमारा सेंटर क्यों भेज दिया, इतना हमारे पास पैसे नहीं है इतनी दूर जाने के। तो ये ऐसी समस्या है जिनका कोई अंत नहीं है। 140 करोड़ हमारे देश की आबादी है, हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल है। 40-50 करोड़ आबादी होती तो काम ठीक भी होता सब। ए मनी लेंडर क्लेम्स टू लेंड मनी, पहले आप सवाल करो। दी कंप्लीट कोचिंग अभिषेक, पहले आप सवाल करो। एक व्यापारी 10% ब्याज की दर से पैसा उधार देता है, हाउएवर ही टेक्स द इंटरेस्ट इन एडवांस, लेकिन वो इंटरेस्ट एडवांस में ही ले लेता है। हाउएवर ही टेक्स द इंटरेस्ट इन एडवांस व्हेन ही लेंड्स से सम फॉर 1 ईयर, जब वो पैसा 1 साल के लिए उधार देता है तो ब्याज एडवांस में ही ले लेता है। तो आपसे पूछा है बताओ वास्तव में किस ब्याज की दर से पैसा उधार दिया। देखो सिंपल जिंदगी क्या है, अगर एक लालाजी 10% ब्याज की दर से पैसा उधार देते हैं तो इसका मतलब होता है 1/10। सिंपल जिंदगी यह है कि लालाजी के पास अगर आप जाओगे 10% ब्याज की दर से पैसा उधार लोगे तो लालाजी आपको 10 रुपए उधार देंगे और बोलेंगे कि भाई 1 साल बाद 1 रुपए तुम मुझे ब्याज दे देना, 11 रुपए लौटा देना। सिंपल, 10 रुपए उधार देंगे लालाजी, बोलेंगे 1 साल बाद 1 रुपए ब्याज लौटाना, 10% ब्याज की दर है, यानी कि 1 साल बाद तुम मुझे 11 रुपए रिटर्न कर देना। लेकिन ये लालाजी बड़े तीखे हैं। जब आप इनके पास पैसा उधार लेने के लिए जाते हो कि लालाजी हमको 10 रुपए उधार दे दो, लालाजी हमको 10 रुपए उधार दे दो, तो लालाजी कहेंगे ठीक है भाई मैं तो ब्याज लूंगा 10%। आप बोलोगे सर ठीक है ले लीजिए। तो 10 का 10% कितना ब्याज होता है? 10 का 10% होता है ब्याज 1 रुपए। लेकिन लाला कहते हैं भाई मुझे भरोसा नहीं है, मैं तो 1 रुपए ब्याज अभी ले ले रहा हूं तुझे। भाई एक काम कर, एक काम कर, यहां समझना, ही टेक्स द इंटरेस्ट इन एडवांस। इस बात का क्या मतलब है, आप लाला जी से 10 रुपए उधार लेने गए, लाला जी कहोगे भाई मैं तो 10% का ब्याज लूंगा, 10 का 10% मैं 1 रुपए ब्याज लूंगा, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है, मैं 1 रुपए ब्याज ना अभी ले ले रहा हूं, तुझे 10 रुपए उधार चाहिए ना, 1 रुपए ब्याज मैंने ले लिया, ये ले तू 9 रुपए लेके चला जा, ये ले तू 9 रुपए ले जा और 1 साल बाद जो है तू मुझे 10 रुपए लौटा देना। ये कहने का मतलब हुआ। समझ में आई बात? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? भाई तुझे 10 रुपए उधार चाहिए ना, हाँ ले ले 10 रुपए उधार, लेकिन ब्याज जो है 10 का 10%, 1 रुपए ब्याज जो है वो मुझे अभी चाहिए, मैं अभी रख ले रहा हूं 1 रुपए ब्याज, बचा 9 रुपए, तो 9 रुपए ले जा अपने घर को, 1 साल बाद आना मुझे 10 रुपए लौटा देना जो उधार लिया है तूने।
यानी कि लालाजी पागल बना दे रहे हैं। 9 रुपए उधार देकर ही लालाजी आपसे 1 रुपए ब्याज वसूल ले रहे हैं। तो ब्याज की जो एक्चुअल दर है, जो ब्याज की एक्चुअल दर है वो 11 सही 1/9% है। 11 सही 1/9% आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको लैंग्वेज, ये जीडी के पेपर का सवाल है, अच्छा सवाल है। आगे चलेंगे मेरे भाई, सवाल नंबर 26 बनाओ। सारे मिसलेनियस क्वेश्चन है, इनका कोई सिर पैर नहीं है, ये किसी टाइप को फॉलो नहीं करते। सर यूपीएससी का मैथ और एसएससी का मैथ कौन सा हार्ड है? भाई दोनों ही हार्ड है। इस तरह के डाउट पूछने वाले बच्चे के लिए तो दोनों ही हार्ड है। क्या होता है हार्ड? कुछ भी हार्ड नहीं है। हर बच्चे के लिए हार्ड की परिभाषा अलग अलग है। आपको चेक करना है तो आप एक काम करो, गूगल पे जाओ, यूपीएससी के 2 साल के पेपर डाउनलोड करो, एसएससी के 2 साल के पेपर डाउनलोड करो, फिर उनको देखो, एक एक सवाल को देखो, फिर आप खुद जज करो कि मेरे लिए केवल आपके लिए, हर आदमी का हार्ड और इजी अलग अलग है, कि मेरे लिए हार्ड है, मुश्किल है। खुद से तुम क्यों रिसर्च नहीं करते? गूगल क्या मुंह फुकाने के लिए बनाया? गूगल, उसका इस्तेमाल करो। चलो ये सवाल देखिए मेरे भाई। वेरी गुड, आयुष यादव का प्री क्वालिफाई हो गया। एस बोरोड सम अमाउंट फ्रॉम आर एंड प्रोमिस टू पे हिम 8% इंटरेस्ट। एस ने आर से कुछ पैसा उधार लिया। देखिए ये बंदा एस है, इसने आर से कुछ पैसा उधार लिया और बोला भाई आर तू मुझे पैसा उधार दे दे, मैं तुझे 1 साल में 8% का ब्याज लौटाऊंगा। फिर एस ने पैसा उधार लेके ये एक और स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया, जिस पर उसने ब्याज के साथ मूल राशि आर का भुगतान करने के बाद 5% का प्रॉफिट कमाया। एस ने क्या है, पहले आर को पैसा रिटर्न करा ब्याज के बाद। एस ने पहले आर को ब्याज भी लौटाया, प्रिंसिपल भी लौटाया, और उसके बावजूद भी एस ने 5% का प्रॉफिट कमा लिया। अगर आर ने सीधे इसी स्कीम में इन्वेस्ट किया होता तो आर को कितने परसेंट का प्रॉफिट लगता? अगर आर ने सीधा इसी स्कीम में इन्वेस्ट किया होता तो आर का प्रॉफिट हो जाता 13% का। अब भाई ये सवाल तो दिमाग लगाने वाला है। आप ये समझो कि ये एक बंदा एस है, एस से बंदा है, ये आर से पैसा उधार लेके आता है मेरे भाई। कितना? मान लीजिए 100 रुपए उधार लेके आता है, 100 रुपए, ठीक है जी। अगर 100 रुपए उधार लेके आता है तो उसको 1 साल बाद 8% ब्याज की दर से आर को 108 रुपए लौटाना पड़ेगा। मान लीजिए कि एस एक बंदा है जो आर से 100 रुपए उधार लेता है, 100 रुपए एस, और कहता भाई साहब मैं तुझे आपको लौटा दूंगा, 8% ब्याज दूंगा। तो 1 साल बाद एस को कितना लौटाना पड़ेगा? 108 लौटाना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई ये एस जो है आके पैसा किस स्कीम में इन्वेस्ट कर देता है, और इस स्कीम में मेरे दोस्तों उसने पूरा पैसा चुका देने के बाद भी 5% का लाभ होता है। पूरा पैसा चुका देने के बावजूद भी उसके पास 5 रुपए बच जाता है। पूरा पैसा चुका देने के बाद भी उसके पास 5 रुपए बच गया। भाई एस ने तो कुछ कमाया नहीं है, आर से 100 रुपए लेके आया और एक स्कीम में डाल दिया, एक स्कीम में डाल दिया। फिर बाद में क्या हुआ? एस ने 8 रुपए मेरे दोस्तों ब्याज लौटा दिया आर को, फिर भी उसने 5 रुपए प्रॉफिट कमा लिया मेरे दोस्तों। फिर भी उसने 5% का प्रॉफिट कमा लिया, 5 रुपए प्रॉफिट कमा लिया। अगर ये आर सीधा स्कीम पे लगा देता है, सीधा स्कीम पे, तो आर ये 8 रुपए तो कमाता ही कमाता मेरे भाई। 8 रुपए प्लस 5 रुपए जो एक्स्ट्रा स्कीम दे रही है, तो 13 रुपए आर कमा लेता कि नहीं? यानी कि आर को 13% का फायदा होता।
दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। दिमाग लगाने वाला। ठीक है, देखो लिख के समझोगे नहीं, दिमाग में ही आपको समझना पड़ेगा, दिमाग में ही। एस के पास कुछ नहीं, एस कुछ नहीं कमा रहा। एस जो है आर से पैसा उधार लेके आता है 100 रुपए, 100 रुपए एस के पास है, 100 रुपए लेके आया। फिर वो 100 रुपए जो है, उस 100 रुपए पर 8 रुपए ब्याज लौटाना है। अगले साल के मीन्स की सोचिए सौरभ रजाक जी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, बहुत प्यार से आप लोग सुनिएगा। एस पैसा उधार लेके आता है आर से 100 रुपए, लेकिन आर को 8 रुपए ब्याज लौटाना है। फिर ये एस एक पैसा स्कीम पे लगा देता है। अब एस जो है आर को पूरा पैसा लौटाने के बाद 100 रुपए भी उधारी लौटाएगा, 8 रुपए ब्याज भी लौटाएगा, फिर भी 5 रुपए कमा लेता है अपने पास, एस 5 रुपए बचा लेता है। अगर ये आर सीधा स्कीम एस स्कीम में पैसा लगाता तो मेरे प्यारे भाई 108 तो होता ही होता, प्लस 5 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाता, यानी कि 113 हो जाता 100 का, तो 13% एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लेता। ठीक है जी, समझने वाले समझ गए। बाकी जो लैंग्वेज, जिनकी लैंग्वेज भाषा कमजोर है, भाषा पे कमांड नहीं है, वो उलझ गए होंगे। आगे सवाल नंबर 27, जल्दी करो बेटा, जल्दी से निपटाते हैं। अमन 68,500 का एक रेफ्रिजरेटर खरीदता है। ही पेज 18,500 एडवांस। 18,500 रुपए वो तुरंत देता है और बाकी अमाउंट 22 महीने के बाद लौटाता है, जिस पर 15% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट लगता है। तो रेफ्रिजरेटर के लिए उसके द्वारा भुगतान की गई कुल राशि, रेफ्रिजरेटर के लिए उसने टोटल कितना अमाउंट पे किया है। बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसे सवाल अक्सर ऊट पटांग लैंग्वेज वाले पेपर में आते हैं, जैसा ये है। जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको मजा आएगा सवाल करके। देखिए, अमन एक फ्रिज खरीदा है, अमन जो है एक रेफ्रिजरेटर खरीदता है जिसकी कीमत है 68,500 रुपए, लेकिन अमन के पास पूरे पैसे नहीं है। तो क्या करता है, वो तुरंत दुकान के पास जाता है, भाई साहब फ्रिज चाहिए, कितने का है, 68,500 का। वो 18,500 रुपए तो तुरंत कैश दे देता है, 18,500 रुपए तो तुरंत कैश दे देता है, यानी कि बचा कितना, 50,000 रुपए। अब दुकानदार कहेगा भाई साहब ये बचा पेमेंट कब करोगे, 18,500 दिया, 50,000 रुपए और देना है आपको। तो भैया अमन कहता है यार बाकी पैसा ना मैं थोड़ा थोड़ा जोड़ कर लौटाऊंगा, बाकी पैसा मैं 22 महीने के बाद लौटाऊंगा। तो दुकानदार कहेगा अच्छा पागल समझा, ब्याज दे फिर मुझे। तो दुकानदार उस पर 15% का ब्याज लगा देता है। तो बताओ अमन ने फ्रिज के लिए कितना पैसा चुकाया है। तो आप हमें एक बात बताइए मेरे भाई, अगर ब्याज एक साल में 15% है तो अमन को 22 महीने में कितना ब्याज देना होगा। 22 महीने का मतलब होता है मेरे भाई, महीने को अगर साल में बदलना है 22/12 ईयर, ये आ जाएगा। अगर एक साल में ब्याज 15% है तो 22 महीने, महीने को साल में बदलिए, 22/12 साल में इतना ब्याज देना होगा। ठीक भाई, 3×5 = 15, 3×4 = 12, 2 से काट लेंगे, 22×5 = 110, यानी कि 55/2%। तो 55/2% तो अमन को ब्याज लौटाना पड़ेगा, 55/2%। तो 50,000 रुपए पर 55/2% तो अमन को ब्याज लौटाना पड़ेगा। कितना होता है मेरे भाई, ये बता दीजिए जल्दी से। एक साल में 15% है तो 22 महीने का ब्याज 55/2% आएगा। तो 50,000 रुपए का 55/2% कितना आएगा, परसेंटेज से 2 जीरो, और ये 2 से मेरे दोस्तों 250, 12,500, या मैं काम करता हूं 275, 55×5 = 27,500 को 2 से भाग करिए, 13,000 नहीं, 26,000 का आधा 13,000, 1,500 का आधा 7.5, 13,750। तो 13,750 रुपए ब्याज लौटाना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। क्लियर है। तो 50 में जोड़ देंगे 63,750। तो 63,750 रुपए अमन को 22 महीने के बाद चुकाना है, 63,750। लेकिन ये सवाल का आंसर नहीं आया, क्योंकि सवाल पूछा है रेफ्रिजरेटर के लिए भुगतान की कुल राशि, कुल कितना पेमेंट किया उसने रेफ्रिजरेटर के लिए। भाई साहब
रेफ्री फ्रिज के लिए वो पहले ही 18,500 दे चुका है पहले ही, और 22 महीने के बाद इतना पैसा और देगा। यानी कि फ्रिज के लिए टोटल कितना पेमेंट लौटाया उसने, कितना पैसा चुकाया है, ये जोड़ दीजिए तो मेरे दोस्तों आ जाएगा 50, 7 5 12 का 2, 3 और 1 4, 8 12 का 2, 6 1 7, 82,250 रुपए। और फ्रिज के लिए टोटल 82,250 रुपए इस सवाल का आंसर है बी, ये उसने चुकाया है। इस सवाल का आंसर बी है। बहुत अच्छा सवाल है सर। ईडी जॉब पर डिटेल वीडियो बनाइएगा। ठीक है मनीष कुमार जी, आपने हुक्म किया, हम बनाएंगे। 50,000 रुपए का 55/2% आ जाएगा जी, 27,500/2। हमने ब्याज ऐड कर दिया। अच्छा सवाल है ये। बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन नहीं है। 82,250 है सर। मेंस मॉक में 270 के आसपास आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर न्यू में 250 के आसपास। इट इज गुड और नॉट, इट इज स्लाइटली लो। आपको कम से कम 50 नंबर इंक्रीज करने की जरूरत है, वो केवल प्रैक्टिस से होगा, मॉक टेस्ट लगाते रहें। चलिए अगला सवाल लेकर के बताएंगे बेटा। 28, 28 नंबर करो जल्दी से। अब 28वां सीएचएसएल के पेपर का। एक A clock is sold for 550 कैश और इन द इंस्टॉलमेंट स्कीम और 250 रुपए कैश डाउन पेमेंट एंड 310 रुपए आफ्टर 1 मंथ। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इन द इंस्टॉलमेंट स्कीम। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग लगाना है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको एक घड़ी खरीदनी है, अगर आपको घड़ी खरीदनी है तो आपको या तो 550 रुपए कैश देना पड़ेगा। दो रास्ते घड़ी खरीदने के। अगर आपको एक घड़ी खरीदनी है तो आपको 550 रुपए कैश दो और घड़ी घर को ले जाओ, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक और तरीका है कि आप फॉर 250 रुपए कैश डाउन पेमेंट, कैश डाउन पेमेंट आप समझते हैं, कैश डाउन पेमेंट आप समझते हैं, अग्रिम भुगतान। जैसे सपोज आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, आपको गाड़ी खरीदनी, आप गाड़ी खरीदते हो, सपोज आपने गाड़ी खरीदी ब्रेजा, ब्रेजा गाड़ी खरीदी, ठीक है, मारुति की ब्रेजा, और गाड़ी है 13 लाख रुपए की सपोज। 13 लाख रुपए आपके पास है नहीं, नई नई नौकरी लगी है, तो भाई वहां शोरूम पे जब आप जाओगे तो एक ऑफर चलता है कि 13 लाख रुपए नहीं है फिर भी गाड़ी ले सकते हो, आप बस 2.5 लाख रुपए जमा कर लो। बस 2.5 लाख रुपए आप जमा कर दो तुरंत। ये कम से कम आपको 2.5 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे कम से कम। और बाकी के जो बस पैसे हैं 10.5 लाख, बाकी के पैसे की किस्त बंधवा लो और उसे थोड़ा थोड़ा करके चुकाना पड़ेगा। लेकिन किस्त आप तभी बंधवा पाओगे, किस्त आप तभी दे पाओगे जब आप कम से कम 2.5 लाख रुपए जमा करोगे। तो जो पैसा आप जमा करते हो कम से कम, वो होता है कैश डाउन पेमेंट, अग्रिम भुगतान। तो ऐसी जैसे आपको एक घड़ी खरीदनी है तो 550 रुपए दो और घर को ले जाओ। लेकिन अगर आपके पास 550 रुपए नहीं है तो दूसरा रास्ता है कि भैया 250 रुपए का तो आप कैश डाउन पेमेंट करो। 250 रुपए का आप जो करोगे वो कैश डाउन पेमेंट, CDP बोलते हैं, कैश डाउन पेमेंट कर दो। और बाकी बचा भाई 550 में से 250 का आपने कैश डाउन पेमेंट कर दिया, तुरंत दे दिए, बाकी बचा 300 रुपए। बाकी 300 रुपए को किस्तों में लौटा देना। तो बाकी जो पैसा है वो आप 1 महीने के बाद लौटाते हो, 310 रुपए। बाकी जो पैसा 310 रुपए है, 300 रुपए है, ये आप लौटाते हो 1 महीने के बाद। और कितना लौटाते हो? 310 रुपए लौटाते हो, 310। आपसे पूछा है बताओ ब्याज की दर। देखो ब्याज की दर तो वार्षिक ही बताई जाएगी। आपने 300 रुपए की किस्त 1 महीने बाद लौटाई, 310 रुपए, तो आपने 10 रुपए ब्याज लौटाया। कितने पर? 300 रुपए पर। परसेंटेज में कितना? 100%। ये ब्याज आ गया। लेकिन ये जो ब्याज की दर है ये तो 1 महीने में आया ना बेटा, 1 महीने की ब्याज की दर है, 1 महीने की। ब्याज की दर होती है वार्षिक। 12 महीने में कितना ब्याज आएगा? तो 12 से गुणा। 12 महीने का ब्याज कितना होगा? तो 12 से गुणा पर एनम, ये ब्याज आएगा मेरे भाई। तो यहां पे 3 जीरो से ये, सॉरी 2 जीरो कट पाएंगे, काट लीजिए। तो 120/3, 40%। तो जो ब्याज की दर है वो 40% पर एनम है। आंसर ए है। इस सवाल का आंसर 40 है। ईडी इज करप्टेड जॉब दैट्स इट। नहीं बेटा ऐसा तो नहीं है।
करप्टेड तो बेटा हर जगह है। हमारा समाज ही करप्टेड है। हमारा समाज बहुत सड़ा हुआ है। हमारे समाज में बहुत बेकार बेकार लोग हैं। ये जो इतने अधिकारी हैं, ये जो नेता, ये समाज से ही तो निकलते हैं। जैसी जनता वैसे अधिकारी, वैसा जो है नेता। जो आपको समाज में आदमी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, वही अगर नेता अधिकारी बन जाए तो वो भी करप्ट हो जाएगा। पैसे की भूख, इच्छाओं की जो भूख है ना, एक अधिकारी की सैलरी 70,000 80,000। अब जब वो अधिकारी बन जाता है, उसे 70-80 हजार रुपए की तनख्वाह बहुत कम लगती है। उसकी इच्छाएं असीमित हो जाती हैं, असीमित। उसे गाड़ी खरीदना है, बढ़िया मकान बनाना है, जमीन लेनी है। अब ये 70-80 हजार की तनख्वाह से तो होगा नहीं। बैठना उसका बड़े बड़े लोगों में, बिजनेसमैन के बीच बैठता है। बिजनेसमैन महीने के करोड़ों कमाते हैं। अधिकारी 70-80 हजार कमा रहा है, उसको भी उनकी बराबरी करनी है। क्या करप्शन करना शुरू कर देते हैं ये लोग। करप्टेड लोग हर जगह हैं। आप लोगों में से करप्टेड लोग निकलेंगे। आप लोगों के बीच में से हो सकता है आप में से ही किसी की सरकारी नौकरी लगे, 5-7 साल में इतना करप्शन करे, फिर उसको ईडी सीबीआई वाले पकड़े, वो जिंदगी भर जेल काटे। ये जो गंदे गंदे लोग हैं, आप ही लोगों के बीच में से निकलेंगे। कोई अलग से नहीं पैदा होंगे बेटा। यू आर, आप ही में से कुछ लोग आप फ्यूचर करप्शन करप्शन में से है। ठीक है जी, समझ में आया। तो बढ़िया सवाल है, आसान। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, एक ब्याज की दर निकालने वाला और एक जो है अमाउंट वाला। 28 हो गया, आगे करेंगे। अच्छा, सवाल तो लगे हुए हैं ना। 29वां ये बताओ बच्चों, 29 नंबर करेंगे। 29 ये बताइए। सवाल एनटीपीसी लेवल सेकंड के पेपर का है। हाँ विशाल, क्या हुआ। रेचल बोरो 10,000 एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। रेचल 10% ब्याज की दर से 10,000 रुपए उधार लेता है। 1 साल के बाद वो 3,000 रुपए का, 2 साल के बाद 2,800 का, और 3 साल के बाद बाकी धनराशि को, रिमेनिंग अमाउंट को जो ड्यू है वो चुका देता है। इफ इंटरेस्ट वॉज चार्ज ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस, बैलेंस बोला है, ब्याज जो है वो घटती हुई शेष धनराशि पर लगाया जाता है। वॉट वॉज द अमाउंट रेचल पेड एज द फाइनल इंस्टॉलमेंट। रेचल ने अंतिम किस्त में कितना पैसे का पेमेंट किया फाइनल लिस्ट में, बताइए। सर, शादी पर दहेज लेने वाला तो सबसे बड़ा फकीर करप्टेड है। दहेज लेने वाला नहीं बेटा, गलती दोनों की है। शादी पे दहेज लेना, भाई साहब, एक सरकारी नौकरी जिस बंदे की लग जाती है, सब उसको गाली देते हैं, ये दहेज लेगा, है ना, कितना लोभी लालची है, दहेज लेके शादी कर रहा है, बिल्कुल बेकार है, खानदान बेकार है, आदमी बेकार है, सरकारी नौकरी लग गई इसलिए दहेज ले रहा। और जब उसकी नौकरी नहीं लगी थी, तब तो कोई बाप अपनी बेटी का हाथ लेके उसके यहां नहीं पहुंचा था, चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो। कोई मैटर नहीं करता। और एक सरकारी नौकरी लग जाए, चाहे वो गुटखा खाता हो, बिल्कुल सूखा पतला हो, 4 तरह की बीमारी हो, कोई पर्सनैलिटी ना हो, दारू पीता हो, 100 उसमें ऐब हो, तो भी उसके रिश्ते आने लग जाएंगे। तो यानी कि आदमी से शादी थोड़ी ना करते हैं लोग। जो गर्ल्स के घर वाले हैं, लड़के हैं, वो आदमी से शादी थोड़ी ना कर रहे हो, तो सरकारी नौकरी की टैग से शादी करे। ये टैग इससे हटके दूसरे के पास चला जाएगा तो उससे शादी कर लेंगे। कमी तो दोनों तरफ है। वो कौन से शरीफ है। एक तरफ से ना देखा करो। सरकारी नौकरी वाले का दहेज लेना अगर गलत है,
तो केवल सरकारी नौकरी वालों के पास मक्खी की तरह चिपक जाना बेटी की शादी करने के लिए, यह भी गलत है। समझ में आई बात? करो। कौन करेगा? देखो ये सवाल एनटीपीसी सीबीटी सेकंड मेंस के लेवल का, मेंस में आया है, प्रीवियस क्वेश्चन है। यहां पे ये बोला है कि ब्याज घटते हुए रिड्यूसिंग बैलेंस पे लगाया जाता है। तो इस रीच से सॉल्व करना है मेरे भाई। जैसे रेचल ने 10,000 रुपये उधार लिया, रेचल ने 10,000 रुपये उधार लिया, ब्याज की दर कितनी है? 10% वार्षिक है। तो आप मुझे बताओ एक साल बाद ये क्या हो जाएगा अमाउंट? एक साल बाद क्या हो जाएगा? अगर ब्याज की दर 10% है, एक साल में 10%, 1,000 रुपए ब्याज हो जाएगा, तो एक साल बाद अमाउंट हो जाएगा 11,000 रुपए। ये एक साल बाद बैलेंस है, एक साल बाद बैलेंस, ठीक है ना। अब एक साल के बाद रेचल 3,000 रुपए चुका देती है, तो 1,000 में से रेचल ने 3,000 रुपए चुका दिया, तो बचा कितना मेरे प्यारे भी? अब कर्जा बचा केवल 8,000 रुपए। ये रिड्यूसिंग बैलेंस है 8,000। अब इस 8,000 रुपए पर ब्याज लग जाएगा। अगले साल इस 8,000 रुपए पर ब्याज लगेगा। कितना ब्याज लगेगा बेटा? 10%। तो 8,000 का 10% होता है 800 रुपए। 8,000 पे 800 रुपए ब्याज लग जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा 2 साल के बाद 8,800। 2 साल बाद बैलेंस 8,800 है, 2 साल के बाद। लेकिन 2 साल के बाद उसने 2,800 रुपए चुका दिया सेकेंड ईयर के। आफ्टर ईयर 2, 2 साल के बाद उसने 8,800 में से 2,800 रुपए चुका दिया, तो अब कितना कर्जा बचेगा भाई? 6,000। अब उसका कर्जा 6,000 बचेगा, यानी कि तीसरे साल में केवल इस 6,000 पर ब्याज लगेगा। कितना? 10%। 6,000 का 10% कितना होता है बच्चों? 600। तो यानी कि यह हो जाएगा 3 साल के बाद बैलेंस 6600। 3 साल के बाद अमाउंट 6600 है। तो अगर कर्जा खत्म करना है तो 3 साल के एंड में 6,600 लौटाना पड़ेगा। आंसर इस सवाल का बी ऑप्शन है। समझ में आई भाई? दीपक सिंह कह रहे हैं सर कौन सा चैप्टर है? बेटे टाइम एंड वर्क चैप्टर है, टाइम एंड वर्क चल रहा है। ओके, 6600। इस तरीके से आपको इस सवाल करना है। सवाल नंबर 30, ये देखिए बच्चे, 30 नंबर सवाल। ये क्वेश्चन आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में आया था। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल बनाइए। मीना ने बैंक से 2,75,000 का कार लोन लिया और 8% ब्याज की दर से ब्याज का जो है इंटरेस्ट पे किया और 3 साल में पूरा भुगतान किया। 3 साल में पूरा अपना कर्जा खत्म कर लिया। भुगतान करते समय उसने वाइल मेकिंग द पेमेंट करते समय ही पेड हिज ओल्ड स्कूटर, उसने अपना ओल्ड स्कूटर, अपना पुराना स्कूटर दिया और 3,35,000 रुपए लौटाए बैंक को। स्कूटर का टोटल प्राइस क्या है? कुल मूल्य क्या है? बहुत बढ़िया सवाल आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का, ध्यान सुनेगा। मीना भाई साहब है, मीना जी। मीना ने एक बैंक से 2,75,000 रुपए का लोन लिया है। मीना ने एक बैंक से 2,75,000 का लोन लिया और 8% ब्याज की दर से ब्याज का भुगतान किया। कितना? 8% ब्याज की दर से। 3 साल में पूरा कर्जा खत्म किया। अच्छा, एक साल में अगर 8% ब्याज है तो 3 साल में कितना ब्याज होगा? 24%। तो आप मुझे एक बात बताओ, 3 साल बाद कितना पैसा लौटाना पड़ेगा? 3 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? एक साल में 8%, 3 साल में 24%। तो 2,75,000 का 24% निकालना है हमें। अच्छा, 2,75,000 रुपए का बच्चों 24% क्या होता है? तो मैं फ्रैक्शन में बदल लेता हूं भाई। 4% 1/25, 24% आ गया बच्चों 6/25, 6/25 आ जाएगा। देखो इजीली निकल जाएगा ना। 25 एकम 25, 2 25 एकम 25, 11,000। 11,000 का 6 गुना 66,000। तो 2,75,000 का 24% आ जाएगा 66,000। तो 3 साल में आपका 66,000 ब्याज ही ऐड हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? ये 000, 6 5 11 का 1 हासिल 1, 27 1 28 6,
34, यानी कि 3,41,000 रुपए हो जाएगा। 3,41,000 रुपए। क्लियर है? तो हम यहां से ये कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, कि अगर आपने यहां पर 2,75,000 का बैंक से लोन लिया है, ब्याज बैंक 8% ले रहा है, तो 3 साल बाद 3,41,000 रुपए आपको लौटाना पड़ेगा। लेकिन आपके पास इतना पैसा है ही नहीं, 3,41,000 लौटाने के लिए आपके पास है नहीं। तो आप बैंक के पास जाते हो और बोलते हो बाबूजी मेरे पास तो केवल 3,35,000 रुपए, इनको ले लो और मेरा एक पुराना स्कूटर ले लो। तो स्कूटर का प्राइस क्या है? तो 3,41,000 में से आपने केवल बैंक को 3,35,000 रुपए ही दिया है। ठीक है, यानी कि कितना के कम हो गया मेरे प्यारे भाई? 6,000। 35, 6,000 रुपए आपने जो बैंक को कम लौटाया है, उसका क्या करा आपने? स्कूटर दे दिया। तो 6,000 रुपए का बैंक को आपने स्कूटर लौटाया है। और ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, 6,000 रुपीज। आसान सवाल है, इसमें कोई परेशानी नहीं थी। ये चलेंगे 31वां। देखो 31वां सबसे लास्ट में करेंगे, ये करो पहले 32वां सवाल बनाओ बच्चों। 32 नंबर करेंगे पहले। बताइए, रेलवे एनटीपीसी होने में 4 महीने हैं बेटा अभी इंसान जी। ये दिखाइए, सवाल ये है, अगर ब्याज की दर 2% बढ़ जाती है तो 108 रुपए अधिक ब्याज आता है। अगर समय को 2 साल बढ़ा दिया जाए तो ब्याज 180 रुपए अधिक आता है। आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है। ध्यान सुनिएगा, मेरे को इस सवाल में, ये सवाल एक्चुअल पेपर में आया था और बहुत ही फनी सवाल है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ा दिया जाए तो हमें 108 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, ठीक है। अगर ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए, पर कब कितने सालों में टाइम नहीं पता। बोला अगर टाइम को 2 साल बढ़ा दिया जाए
तो ब्याज 180 रुपए ज्यादा आएगा। प्रिंसिपल क्या है? तो इस सवाल में दो कंडीशन दी हुई है, दो इक्वेशन बनेगी। ना मुझे यहां प्रिंसिपल पता है, ना ब्याज की दर पता है, ना टाइम पता है। ना हमें प्रिंसिपल पता, ना ब्याज की दर पता, ना समय पता। अब दो इक्वेशन है, वेरिएबल हो जाएंगे तीन, तो क्या कभी सॉल्व होगा? होगा ही नहीं सॉल्व। तो इस सवाल का आंसर है डाटा इनसफिशिएंट, ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है। इफ द टाइम पीरियड इज इंक्रीज बाई 2 years, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम बाई 180, द सम इज। तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, डाटा इज नॉट सफिशिएंट। समझ में आया? अब हम इस चैप्टर का आखिरी और सबसे मुश्किल सवाल करेंगे, सबसे मुश्किल, सबसे भयंकर, मतलब जो बच्चों के एसटेसी करके रख देगा, ये वो सवाल है। ये गया आपके सामने, एसएससी सीजीएल 2024 के प्री का ये सवाल है, लेटेस्ट ट्रेंडिंग में। और ये सवाल 10 बार आया है, यानी कि 10 अलग अलग शिफ्ट में, 10 अलग अलग शिफ्ट में, अलग अलग डाटा पे बिल्कुल एक जैसा सवाल आया है। बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत ज्यादा हाई फाई सवाल है, पीक लेवल का क्वेश्चन है। देखिए, मोहन ने 20% सिंपल इंटरेस्ट की दर से 4,22,092 उधार लिया। पहले साल के एंड में वह एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही रिपेज 21,679 टुवर्ड्स रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड। If Mohan clears all pending dues at the end of second year, including interest payment that accrued during the first year, how much does he pay at the end of second year? सेकेंड ईयर के एंड में वो कितना पैसा पे करेगा, दूसरे साल के एंड में कितना भुगतान करेगा सेकेंड ईयर के एंड में। बहुत बढ़िया, तगड़ा सवाल है भाई साहब, हाई फाई क्वेश्चन। ये समझिए मेरे भाई कि जैसे मोहन भाई साहब है, मोहन भाई साहब ने 4,22,092 उधार लिया। 4,22,092 मोहन जी ने उधार ले लिया। ले लिया उधार, आप बोलोगे यहां से ले लिया, ठीक है। लेकिन एक साल बाद क्या हुआ? एक साल बाद एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही रिपेज, at the end of first year he repays 21,679 towards return of principal amount borrowed। डाटा भी मुश्किल है, कैलकुलेशन भी मुश्किल है, लैंग्वेज भी मुश्किल है। यदि मोहन यदि पहले साल के एंड में वह उधार ली गई मूल्य राशि की वापसी के लिए 21,679 चुकाता है। अब देखो, मोहन ने 4,22,092 उधार लिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, नहीं। एक साल के बाद क्या करा उसने, मोहन ने एक साल के बाद जो भी प्रिंसिपल उसने उधार लिया है 21,679 लौटा दिया। अभी जो 21,679 लौटाया है, किसमें से माइनस करना है? ये माइनस करना है प्रिंसिपल में से, यानी कि एक साल के बाद प्रिंसिपल 4,22,092 नहीं रहना, एक साल बाद प्रिंसिपल रहेगा 4,22,092 माइनस 21,679। ये एक साल के बाद प्रिंसिपल रहेगा मेरे बच्चे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे हां जी सर समझ में तो आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। एक साल के बाद ये हो जाएगा प्रिंसिपल, क्योंकि ऐसा सवाल में बोला गया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही रिपेज 21,679 टुवर्ड्स रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड। भाई उसे घबराहट होने लगी, 4,22,092 उधार लिया है, एक साल बाद 21,679 लौटा दिया, जो उसके प्रिंसिपल में से कम हो जाएगा। नहीं, अगले साल जो ब्याज है वो केवल इस वाले पे लगेगा, इस धनराशि पर लगेगा। यदि मोहन दूसरे साल के एंड में सारा अपना पेंडिंग ड्यू खत्म कर देता, अगले एक साल के बाद, नेक्स्ट एक साल के बाद मोहन ने अपना सारा ड्यू खत्म कर दिया, तो आपसे पूछा है सेकेंड ईयर के एंड में कितना जो है पेमेंट करेगा, सेकेंड ईयर के एंड में वो कितना पेमेंट करेगा। ब्याज की दर 20% है। अब सोचो भाई, पहली बात तो जो पैसा उधार लिया है वो चुकाना पड़ेगा, जो पैसा उधार लिया है वो चुकाना पड़ेगा।
बोलो हाँ कि ना। तो आप मुझे यहां से एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई, दिमाग लगाने वाली चीज है तो ही आप कर पाओगे। अगर 4,22,092 उधार लिया है मेरे प्यारे भाई, ये पैसा आप 2 साल बाद चुकाओगे, 2 साल के बाद। ठीक है जी। कितना? नहीं, 2 साल बाद क्यों चुकाएंगे, तो 1 साल का ही निकालेंगे ना। देखो मेरे भाई ध्यान सुनिएगा, अलग अलग। 4,22,092 तो आपने उधार लिया है। 1 साल के बाद आपने 4,22,092 में से 21,679 चुका दिया। तो इस 4,22,092 पर ध्यान सुनिएगा, इस 4,20,092 पर आपको 1 साल का ब्याज देना है। अगर ब्याज की दर 20% है मेरे प्यारे भाई, अगर ब्याज की दर 20% है, तो आप मुझे तो इस पे कितना ब्याज होगा? 20%, 0.2 ब्याज हो जाएगा। 20%, 0.2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये आपने मेरे दोस्तों चुका दिया। 4,22,000 में से ये 216, इस पे भी 1 साल का ब्याज हो जाएगा 20%। 20% मतलब 0.2। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। तो यानी कि ये आपका टोटल ब्याज है, ये आपका टोटल ब्याज है जो आपको लौटाना है। आप बोलोगे हाँ सर ये हमारा टोटल ब्याज है। 4,22,092 का 20% यानी कि 0.2। ये 1 साल बाद 21,619 प्रिंसिपल में से माइनस कर दिया, तो इसमें भी 1 साल का 20% आपको ब्याज लौटाना है, 0.2। ये आपका टोटल ब्याज है। अच्छा, आपने 4,22,000 रुपए तो उधार ही लिया था, 4,22,000, सॉरी, 4,22,092 तो आपने उधार ही लिया था। ये तो चुका, जो आपने प्रिंसिपल उधार लिया है वो तो चुकाना ही है। लेकिन अगर आप ये देखो, 1 साल के बाद आपने 21,679 लौटा भी तो दिया। तो जो आपने पैसा लौटा दिया ऑलरेडी, वो थोड़ा ना चुकाना है आपको। यानी कि अब आपको केवल प्रिंसिपल ये है, प्रिंसिपल ये लौटाना है। और ब्याज मेरे दोस्तों ये है, ब्याज मेरे प्यारे भाई ये है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप मुझे बताओ ये क्या आ जाएगा जब आप ये इसको ऐड करोगे। देखो 0.2 की गुणा होगी, 4,22,092 है भाई। और ये 0.2 की गुणा, 0.2 की गुणा, ये 0.4 हो जाएगा। 0.4 आप बोलोगे हाँ सर, और माइनस ये 21679 है। 21679 इंटू 0.2। ये वो कैलकुलेशन है जो मुझे करनी है। दिस इज द कैलकुलेशन जो मुझे परफॉर्म करनी है। तब जाके मेरा आंसर आएगा मेरे भाई, तब जाके मेरा आंसर आएगा। ये वो कैलकुलेशन है। अगर मैं इस कैलकुलेशन को करूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। ठीक है? क्योंकि बहुत ही भयानक कैलकुलेशन है। तो मैं यहां पे देखूंगा इकाई का अंक, यूनिट डिजिट में यहां से देखूंगा यूनिट डिजिट। अब बताओ यूनिट डिजिट क्या आएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा। यूनिट डिजिट से भी फंसेंगे। आप यहां पे डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। देखो तगड़ा सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है, वेरी मुश्किल। 4,22,092 आपने उधार लिया है। 1 साल बाद आपने 21,679 चुका दिया। ठीक है, चुका दिया। तो मेरे प्यारे भाई, फिर 1 साल बाद उसी पे ब्याज लगेगा। तो आपसे पूछा है फिर 2 साल बाद आपने अपना पूरा कर्जा खत्म किया, 2 साल में कितना पैसा लौटाना पड़ेगा। तो 4,22,000 आपने उधार लिया है, 21,679 आपने लौटा दिया। तो ये तो आपका वो प्रिंसिपल है जो आपको लौटाना है। ब्याज कितना है? या 4,22,000 का 20%, 0.2। इस पर भी 1 साल में 20% ब्याज है, 20% मतलब 0.2। अच्छा, जब मैं इसको जोड़ूंगा तो मैं ये कह सकता हूं, यहां ये 0.4 है, ये 4,22,092 है। तो मैं सीधा ये नहीं कर सकता कि 4,22,092 का 1.4 टाइम्स कर सकता हूं। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं और माइनस ये 21679 का 1 गुना, ये 0.2 गुना, तो -21679 का 1.2 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर, ये 1.2 टाइम्स हो जाएगा जब भाई इनको ऐड करूंगा मैं। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर।
अब आप मुझे ये देखिए कि यहां से ये जो कैलकुलेशन है, फाइनल कैलकुलेशन है, इसका आंसर क्या आएगा। तो 14 दूनी 28 का 8 और हासिल 2, 14 निम्मा 126, 126 और 2 128, यानी कि 8.8 लास्ट के दो डिजिट आएंगे माइनस, यहां से लास्ट के दो डिजिट कहेंगे। 12 निम्मा 108 का 8 हासिल 10, 12 सत्ते 84 और 10 94, यानी कि 4.8। तो मैं कह सकता हूं 8.8 में से 4.8 घटाएंगे तो एंड में 4 आएगा, एंड में 4 आएगा। ये वाला आंसर है डी, डी आंसर है, एंड में 4 आएगा। दिस मस्ट बी द आंसर। भाई पूरी कैलकुलेशन करना नामुमकिन है इस सवाल की, यही आपको करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये है आपका प्रिंसिपल। 422092 उधार लिया, 21679 चुका दिया, प्रिंसिपल। और ये है मेरे दोस्तों आपका ब्याज, ये आपका ब्याज है, सॉरी, ये आपका ब्याज है जो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है भाई, देख लीजिए ना, इस पे एक साल में 20% पॉइंट दो, इसका एक साल में 20% पॉइंट दो। तो जब आप देखोगे 4,22,92 यहां पे 1 से गुणा 0.4 से गुणा 1.4 हो जाएगा। ये 21679 का 1.2 टाइम्स हो जाएगा। ये कैलकुलेशन करनी है। लास्ट के दो डिजिट की गुणा करी मैंने, जैसे 14 दूनी 28 का 8 हासिल लो, 14 निम्न 126 तो 128, यानी कि कुछ भी आए एंड में 8.8 आएगा। 12 निम्न 108 8 10, 12 सत्ते 84 10 94, 4.8 आएगा। घटाओगे 0.8 कट जाएगा, 8 में से 4 बचेगा, 4, एंड में 4 आएगा। और ये सवाल 10 शिफ्ट्स में आया है, एसआई क्वेश्चन, अलग अलग डाटा पे। तो बच्चों ये हाई फाई सवाल था, एक बार और देख लीजिएगा। इसी के साथ ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, दी एंड। मैंने आपको लगभग 200 क्वेश्चन इस चैप्टर्स में करवा दिए। एक भी ऐसा टाइप, एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो मैंने आपको सीट में ना करवाया हो। ठीक है बच्चों, एंड होता है मेरे प्यारे भाई। आज इतना ही, बाकी कल बाय।